हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? होपफुली सब मज़े ले रहे हैं लाइफ के अच्छे से। तैयारी मजबूती से चल रही है। तो आज जिसके ऊपर हम चर्चा करने के लिए आए हुए हैं, आज हमारा टॉपिक है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसका पिछला इसका पिछला वाला वीडियो जिन लोगों ने देखा हुआ है उन लोगों को कोवैलेंसी की हल्की फुल्की जानकारी हो गई होगी। जिन लोगों ने कोवैलेंसी नहीं देखी हुई है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर पर पहुँच जाओगे सीधा पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगी तुमको थोड़ी सी तकलीफ। तुम लोगों को कोवैलेंसी थोड़ा सा परेशान कर देगी। अचानक से सल्फर 3 बॉन्ड बनाने लगेगा, 2 बॉन्ड बनाने लगेगा, 5 बॉन्ड बनाने लगेगा, 6 बॉन्ड बनाने लगेगा। वैसे 2, 4 और 6 ही बना सकता है, पर क्यों, कहाँ, कब, कैसे बना रहा है? 3 क्यों नहीं बना रहा? 2 क्यों बना रहा है? कैसे कैसे बिहेव कर रहा है अलग अलग लेवल्स के ऊपर, वो सबका जवाब तुमको सिर्फ एक ही चीज़ दे सकता है, वो है कोवैलेंसी। तो कोवैलेंसी तुम लोगों को जानना ज़रूरी है। अगर आप लोगों को कोवैलेंसी का अंदाज़ा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तब तो आराम से देखो, एंजॉय करो पूरा का पूरा वीडियो। लेकिन कोवैलेंसी नहीं पता है तो पिछले वाले वीडियो में पहुंचो और कोवैलेंसी देखने की कोशिश करो। लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमारा फर्स्ट थियरी है जो कोवैलेंट बॉन्ड को स्पेसिफाई करती है। कोवैलेंट बॉन्ड के लिए मैंने तुम लोगों को पिछले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर बताया है कि कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग एक थियरी से एक स्टेटमेंट में बता नहीं पाएंगे। कोवैलेंट बॉन्ड ऐसा होता है, वैसा होता है। कोवैलेंट बॉन्ड जो है वैरायटी है, बहुत बहुत ज़्यादा डीप है ये कहानी, ठीक है। आयनिक बॉन्ड को बहुत आसानी से समझाया जा सकता था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्सप्लेन कर दो, आयनिक बॉन्ड खत्म हो गया, कुछ भी नहीं था उसके अंदर इससे ज़्यादा। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड को मल्टीपल थियरीज लगती हैं ये पूरी की पूरी कहानी बताने के लिए, ठीक है। तो लुईस थियरी, लुईस लैंगमुर थियरी, ये दोनों लोगों ने मिल करके हमको ये दिया हुआ है कि कोवैलेंट बॉन्ड से रिलेटेड हम फर्स्ट थियरी को कैसे इम्प्लीकेशन में ला सकते हैं, ठीक है। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बेसिकली एक स्टडी है स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की ऑफ अ एलिमेंट और कंपाउंड। दोनों स्ट्रक्चर्स हम लोग इससे बनाते हैं। लुईस स्ट्रक्चर हम एलिमेंट्स का भी बनाते हैं, कंपाउंड्स का भी बनाते हैं। कंपाउंड स्पेसिफिकली हम वो वाले यूज़ करते हैं जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं। तो इनको बनाने के बहुत सारे रूल्स हैं और बहुत सारे रूल्स हैं, बेसिकली बहुत सारे फ्रेमवर्क है इसको, बहुत सारा, वो सारा फ्रेमवर्क अपने को समझना पड़ेगा, बहुत कैलकुलेशन से वगैरह वगैरह होता है। लेकिन ये स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं लुईस यूज़ करके, ये सिर्फ और सिर्फ वैलेंसी पे कॉन्सेंट्रेट करता है। किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है? सिर्फ वैलेंसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है। सिर्फ वैलेंसी को अगर हम नज़रिए में रखें तो हम आसानी से पूरा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। साधारण सी बात है, अगर मैं हाइड्रोजन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, एटॉमिक नंबर इसका कितना है? 1 है। वैलेंसी इसकी कितनी हो जाएगी? ऑटोमेटिकली 1 हो जाने वाली। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा डॉट बना लूँगा, हाइड्रोजन के साथ कहानी खत्म हो गई। मैं लिथियम ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। लिथियम अगर मुझको बनाना है तो मुझको पता है कि इसकी भी वैलेंसी कितनी है? 1 है। मुझको मैग्नीशियम बनाना है, मैं मैग्नीशियम ड्रॉ करने जाऊँगा, मुझको पता है इसकी वैलेंसी कितनी है? 1। तो यहाँ पे लिखूँगा 1 और 2। समझता है? मैग्नीशियम के साथ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट हम लोग ऐसे ही मूव करने की कोशिश करेंगे। ऑक्सीजन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो ऑक्सीजन का 1, वैलेंसी कितना होता है? 3, 4, 5 एंड कितना हो जाएगी वैलेंसी इसकी? 6 हो जाने वाली है। ऑक्सीजन की वैलेंसी को जानोगे, कितना मिलेगा तुमको? 6 मिलेगा। नाइट्रोजन ड्रॉ करने की कोशिश करो, नाइट्रोजन तुमको कितना मिलेगा? 5। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। दिस इज लुईस रिप्रेजेंटेशन, लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। ये लुईस रिप्रेजेंटेशन है किसका? एलिमेंट्स का लुईस रिप्रेजेंटेशन। एलिमेंट्स के ऊपर काम हो रहा है तो इस तरीके से एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है, कुछ भी नहीं करना रहता तुमको इस केस में। आराम से बस इतनी चीज़ पे ध्यान देना है कि वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी हमको पता होनी चाहिए, और वैलेंसी को हम डॉट के शेप में अरेंज कर दें अगर, तो हमारा काम बन जाता है। सल्फर, सल्फर के साथ भी सेम कहानी है। कितनी वैलेंसी है सल्फर की? 6। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। हमेशा सर्कल बनाते हुए चलो, आसानी से तुम्हारा काम होता रहेगा, ठीक है। सिलिकॉन की वैलेंसी देखने की कोशिश करो। सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी मिलती है? 4, 1, 2, सॉरी ये देखो, यहीं तो ऐसे गलती होगी। 1, फिर 2, 3 एंड 4। तो अगर तुमको एलिमेंट दिया हुआ है और एलिमेंट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला गया है, तो एलिमेंट का स्ट्रक्चर तो मुझको नहीं लगता कि बनाना इतना ज़्यादा कुछ मुश्किल इसके अंदर पड़ने वाला है। एलिमेंट का स्ट्रक्चर तुम आसानी से बना लोगे। तुमको सिर्फ एक चीज़ के बारे में याद रखना है, वो है उसकी वैलेंसी कितनी है, और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अगल बगल क्या कर दो? अरेंज कर दो। सर्कुलर ऑर्डर में अरेंज करते चले जाओ, काम बनते चले जाएगा, सिंपल है। लेकिन चैलेंज कब आ जाता है? चैलेंज आ जाता है जब हम लोग कंपाउंड्स बनाना शुरू कर देते हैं, H2O बनाने लगते हैं। H2O बनाना शुरू कर देते हैं तो प्रॉब्लम होना चाहिए। SF3 बनाना शुरू कर देंगे, SO4 2 माइनस बनाना स्टार्ट कर देंगे, सारे सल्फेट आयंस, अमोनियम आयंस,
हाइड्रोजन से रिलेटेड आयंस, सारे के सारे फॉस्फेट आयंस, ये सारे के सारे आयंस जब हम लोगों को बनाने पड़ते हैं तो इनका भी हमको जो भी ड्राइंग देनी है वो किसके आधार पर देनी होती है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के आधार पर। उसको बनाने के हमारे सर्टेन रूल्स हैं। जब भी हम किसी कंपाउंड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, उसके रूल्स को समझना पड़ेगा, उसके रूल्स के हिसाब से। अगर हम एक एलिमेंट को पकड़ के उसका लुईस रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश कर रहे हैं तो सिर्फ उसके वैलेंसी अगल बगल उसके ड्रॉ कर दो और कुछ करने की जरूरत नहीं। पर अगर तुम एक कंपाउंड के अंदर हो तो कंपाउंड के अंदर तुमको छोटी छोटी बातें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, सबसे पहली बात तुम लोग को याद रखनी पड़ेगी कि अगर एक कंपाउंड बना हुआ है तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक सेंट्रल एटम होता है। उसके अंदर क्या होता है, एक सेंट्रल एटम होता है और बाकी के कॉर्नर एटम्स होते हैं। ठीक, बाकी के कॉर्नर एटम्स होते हैं और एक बराबर सेंटर में होता है, वो सेंट्रल एटम होता है। ठीक है, तो ये तो हम लोगों का कंपाउंड है, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो बस इसी को मद्देनजर रख करके हमारे कुछ रूल्स हैं, वो सारे रूल्स को अगर हम फॉलो करते रहें तो आसानी से हमारा काम बनता रहेगा। सबसे पहला रूल तो है कि हमको सेंट्रल एटम फाइंड आउट करना होता है। कोई भी कंपाउंड हमको अगर दिया हुआ है या फिर कुछ भी हमको बता दिया है H3O+, इसको हमको ड्रॉ करना है तो हमको इसमें देखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन को सेंटर में रखना है या ऑक्सीजन को सेंटर में रखना है। तो इसके कुछ रूल्स हैं। ठीक है, सबसे पहला रूल इसका ये बोलता है कि ऑक्सीजन या हाइड्रोजन जो कोई भी सेंटर में रहने वाला उसका काउंट लीस्ट होना चाहिए। मतलब उस गिनती में इन सब में कैसा होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, काउंट लिस्ट। तो मेरे को लगता है इसके अंदर 3 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन सिर्फ एक ही है। ऑक्सीजन की तरफ मेरा एक चले गया है, हाइड्रोजन की तरफ मेरा हाइड्रोजन का होने का चांस कितना है, 0। दूसरा ये बोलता है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। दोनों के मुकाबले, हाइड्रोजन के मुकाबले ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी कम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को समझ के लेंगे, उसके बाद कोई बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसका साइज़ कैसा होना चाहिए, साइज़ भी इसका कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम साइज होना चाहिए और एटॉमिक नंबर भी कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो जिसका साइज मैक्सिमम है, जिसका एटॉमिक नंबर मैक्सिमम है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है और जो खुद ही गिनती में कम है, वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, हमारा सेंट्रल एटम बन जाता है। तो सेंट्रल एटम जब भी तुम डिस्कस कर रहे हो, सेंट्रल एटम तुम कंपाउंड का फाइंड आउट करने की कोशिश में लगे हो, तो सेंट्रल एटम के ऊपर तुमको फोकस करना है कि ऑक्सीजन तुम्हारा सेंटर में बैठेगा क्योंकि काउंट में कैसा है, कम है। काउंट में कैसा है, कम है, गिनती ऑक्सीजन की कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और धीरे धीरे एक एक स्टेप्स जब बराबर हो जाएंगे दोनों, ये भी एक ही है वो भी एक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ देखना पड़ेगा। पहला काउंट तो अपन इस पे से ही देख लेते हैं कि लीस्ट कौन है। अगर समझो मैं तुमको बोल देता हूँ CO, कार्बन और ऑक्सीजन, सेंट्रल एटम में से इसमें तुमको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्या ही फर्क पड़ता है सेंट्रल एटम का इसके अंदर, पर ठीक है। पहला रूल तो सेंट्रल एटम तुमको चूज करना पड़ेगा, सेंट्रल एटम तुम लोगों ने इसके अंदर समझ लिया। ठीक है, दूसरा एक सख्त रूल है बहुत ज़्यादा कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन को सेंटर में रखना नहीं है। इन लोगों को सेंट्रल एटम नहीं बनाया जा सकता, हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम चाहिए। जो भी सेंटर में बैठता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती कम होती। फ्लोरीन को तुम जानते नहीं हो, फ्लोरीन बहुत खतरनाक चीज़ है, तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन को हम लोग सेंट्रल एटम नहीं बना सकते। ठीक है, जब भी तुम कंपाउंड बना रहे हो तो तुमने ऐसा डाला भी है, समझो CO2 बना रहे हो, कार्बन और ऑक्सीजन डाला है, तो नेक्स्ट रूल हमारा ये बोलता है कि इन सब बाहर बैठे हुए ऑक्सीजन का ऑक्टेट जो है वो फिल्ड होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर ऐसे कर लेता हूँ, CH4 लिख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, हाइड्रोजन में लिखे, तो हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है सेटिस्फाई होने के लिए, तो इस हाइड्रोजन को देखो 2 इलेक्ट्रॉन मिले हुए हैं, पर इस ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो देखो 2 + 2 + 2 और ये बॉन्डिंग वाले 2, ठीक है, ये बॉन्डिंग वाले 2, ये मिलकर के टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इसको, 8 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ये टोटल इसको मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब भी ऑक्टेट, ये जो कॉर्नर का एटम है ये तुम्हारा सेंट्रल एटम है बीच वाला, ठीक है, और ये सब तुम्हारे बाहर बाहर के एटम्स है, कॉर्नर वाले एटम्स है। तो ये कॉर्नर वाले एटम्स में अगर हाइड्रोजन है तो उसका डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए, मतलब उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिले हुए होने चाहिए। ठीक है, और बाहर अगर ऑक्सीजन बैठा है या फिर हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी और बैठा हुआ है तो उसके कितना फिल होना चाहिए, उसको 8 इलेक्ट्रॉन मिलने चाहिए और ऑक्टेट उसका कंप्लीट होना ही चाहिए। तो हमारा जब ड्रॉ करते रहेंगे ना तो हमारा पहला टास्क होगा कि हम कॉर्नर वाले एटम के सारे ऑक्टेट फिल करने की कोशिश करेंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं उनका इस्तेमाल करके। ठीक है, तो ये रूल हमको ये बताता है। बस सेंट्रल एटम के केस में यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल हरकत होने वाली है। अब ये बात तुम लोगों को समझ के रखना कि सेंट्रल एटम के केस में एक एक्सेप्शनल केस बनने वाला है। ये एक्सेप्शनल केस ऐसा बनता है कि सेंट्रल एटम डिफाइज ऑक्टेट रूल, सेंट्रल एटम डिफाइज ऑक्टेट रूल। सेंट्रल एटम जो है वो ऑक्टेट के रूल को डिफाई कर देता है, ऑक्टेट के रूल को मानता नहीं है।
ऑक्टेट रूल हमको बोलता था कि इसको सेटिस्फाई होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, कोई भी हो। तो अगर बीच में कार्बन है तो इसको भी कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलने चाहिए, ऐसा होता है। लेकिन ठीक है, पर हमारा सेंट्रल एटम 8 प्लस इलेक्ट्रॉन्स भी ले सकता है। इट कैन टेक मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ले सकता है। डिफाइंग ऑक्टेट रूल को तोड़ करके ये ऐसी हरकत करने वाला है। ऑक्टेट रूल को ये क्या कर देगा, डिफाई कर देगा, मना कर देगा, ऑक्टेट रूल को मानने से मना कर देगा। ऐसा ये करता क्यों है, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ये लेगा उतनी ज़्यादा ये क्या करने वाला है, बॉन्ड तैयार करने वाला है। उतने ज़्यादा ये क्या डेवलप करेगा, बॉन्ड। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होंगे उतना ज़्यादा ये बॉन्ड डेवलप करेगा। जितने ज़्यादा ये बॉन्ड डेवलप करेगा उतना ज़्यादा इसको मिलेगी स्टेबिलिटी। तो मानो ना मानो, जब तक इसके अंदर ताकत होगी तब तक ये बॉन्ड बनाते रहेगा। ताकत इसके अंदर तभी होगी जब इसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती है। अगर इसके अंदर स्टेबिलिटी आ गई तो इसमें स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, कुछ इन्फ्लुएंस करने की शक्ति खत्म हो जाती है। जब तक इसमें इन्फ्लुएंस करने की शक्ति होती है तब तक भाई साहब बॉन्ड बनाते रहते हैं। ऑक्टेट रूल को डिफाई करके बॉन्ड बनाते हैं। पहला बात तुमको याद रखना है, ऑक्टेट रूल को डिफाई करते समय ये अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या होता है कि ट्राइज टू अटेन मैक्सिमम कोवैलेंसी। हमेशा ये क्या करने की कोशिश करता रहता है, अपना मैक्सिमम कोवैलेंसी अटेन करने की कोशिश करता है। तो सेंट्रल एटम ट्राइज टू अटेन मैक्सिमम कोवैलेंसी एंड कैन डिफाई ऑक्टेट रूल इन दिस प्रोसेस। सबसे पहले अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी पे जाने की कोशिश करने की प्रक्रिया में, अपने मैक्सिमम कोवैलेंसी तक पहुंचने की जथल में, जिसके अंदर में भी ये क्या करने की कोशिश रहेगा, जद्दोजहद लगा के रखेगा मैक्सिमम कोवैलेंसी तक पहुंचने की। और वहाँ अगर पहुंचने के लिए इसको ऑक्टेट रूल तोड़ना पड़ा तो भी तोड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, तोड़ेगा, पक्का तोड़ेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ जाता है, हमको सबकी कोवैलेंसी को समझना पड़ जाता है अच्छे से। अगर हम सब लोगों की कोवैलेंसी को समझेंगे तभी हम लोग देख पाएंगे। कभी ना कभी सल्फर का एक बॉन्ड बनने वाला है, ऐसे 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 तुम लोगों का, यहाँ पे तुम आके अटकने वाले हो। ये तुम्हारा फॉर्मूला जो मैं बताऊंगा उसके हिसाब से सही रहेगा, पर सल्फर इसको तोड़ के यहाँ पे एक बॉन्ड और बना लेगा, जबकि ये सही था। सल्फर ऐसा ही होना चाहिए था, यहाँ पे 2 लोन पेयर होने चाहिए थे और इधर ही कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी। पर सल्फर इसको तोड़ करके इसका एक इलेक्ट्रॉन और खींच कर लेगा इधर, और एक बॉन्ड और बना लेगा। और बना करके देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे सल्फर जो है वो अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी पे पहुँचने की कोशिश करेगा, जितनी होती है 6। ठीक है, इन लोगों में हम लोग को इतनी बात याद रखना है कि नाइट्रोजन कोशिश में लगा रहेगा सारा टाइम कि वो 4 पे पहुँच जाए, ऑक्सीजन 2 पे पहुँच जाने की कोशिश में लगा रहेगा, फॉस्फोरस 5 पे लगा रहेगा, सल्फर 6 पे पहुंचना ही चाहता है कैसे भी कैसे। क्लोरीन चाहेगा कि मैं एकदम मैक्सिमम पे ही रहूं। सब लोग अपने मैक्सिमम पे ही आने की कोशिश करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, जब इलेक्ट्रॉन देने के लिए है ही नहीं सामने वाले के पास, कुछ ऑप्शन ही नहीं है उसके पास, तो वो टाइम पे वो 3 1 4 3 2 4 1 3 5 पे सेटल हो जाएंगे, काम कर लेंगे। पर अगर सामने वाले के पास लोन पेयर हैं, अगर सामने वाले के पास लोन पेयर हैं, इसका मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्ड नहीं किए हुए हैं अभी तक, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स वो तुरंत खींच लेगा और एक नया बॉन्ड बना लेगा, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, स्टेबल हो सके। ये स्टेबिलिटी पाने के लिए वो अपनी कोवैलेंसी मैक्सिमम पे ले जाने की कोशिश करेगा। कोवैलेंसी मैक्सिमम ले जाने के प्रोसेस में वो ऑक्टेट रूल को भी तोड़ेगा। अब ये सारी बातें हैं क्या, क्यों हैं और कैसे काम करती हैं, ये सब हम लोग अभी देखेंगे। पर हमको इसके अंदर क्या करने हैं, थोड़े से रूल्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप 1 में मेरे को फाइंड आउट करना है Q। Q इज टोटल वैलेंसीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स। अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनकी टोटल वैलेंसीज हमको पता करनी रहेगी। प्लस इसके अंदर अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसको ऐड करना रहेगा, माइनस इसके अंदर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसको सबट्रैक्ट करना रहेगा। सीधी भाषा में अगर मैं लिख देता हूँ CO2, ठीक है, इसकी वैलेंसी लेना है, इसकी वैलेंसी लेना है, इसकी वैलेंसी लेना है। वैलेंसी कितनी है, 4, इसकी वैलेंसी है 6, इसकी वैलेंसी है 6। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आंसर, हमको मिल जाएगा टोटल 16। तो टोटल वैलेंसी ऑफ कंस्टिट्यूएंट कितने हो गए, 16 हो गए। ठीक है, इमेजिन करो कि कोई एलिमेंट होता AX⁻² -2,
तो नेगेटिव चार्ज है तो मैं इसके अंदर क्या कर देता था, +2 ऐड कर देता था, और अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता तो मैं यहाँ पे -2 कर देता था। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है। हम यहाँ वैलेंसीज काउंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है तो गिनती इलेक्ट्रॉन्स की थोड़ी सी क्या करनी पड़ती है, हमको कम करनी पड़ती है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो सब्ट्रैक्ट करना है, नेगेटिव चार्ज है तो क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, ये दे देगा तुमको क्यू का वैल्यू, ये तुमको क्यू का वैल्यू दे देगा। नेक्स्ट तुमको आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आर का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, तुमको क्या करना रहेगा, 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस 8 टाइम्स ऑफ अदर एटम कैलकुलेट करना है। 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस 8 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, इतना कैलकुलेट करना। अगर तुमने समझो वाटर पकड़ लिया H2O, तो इसमें हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं प्लस 1 इसके अंदर ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक हाइड्रोजन का एटम है इसके अंदर प्लस एक ऑक्सीजन का एटम है, उसके लिए उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। जितने भी हाइड्रोजन के अलावा, हाइड्रोजन की जितने भी एटम है, हाइड्रोजन का एक एटम है, चलो ऐसे नहीं समझते, 2 हाइड्रोजन के एटम है तो 2 2 से कितना हो जाएगा इसके अंदर, 4। ठीक है, 2 हाइड्रोजन, टोटल 2 हाइड्रोजन के एटम, 2 2 जा आंसर दे रहा है 4। 8 टाइम्स ऑफ अदर एटम, अदर एटम कितना है, एक ही है, तो 8 1 जा आंसर हो जाएगा 8, ये आंसर दे देगा हमको 12। तो आर का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड बात हम लोगों को याद रखें। थर्ड हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं, जो मेन हमारा जिसके लिए हमारी ये मेहनत हो रही है वो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। देखना ध्यान से, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्ड कर रहे हैं। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम लिखेंगे R माइनस क्यू, R माइनस क्यू। इसकी वैल्यू थोड़ी तुमको बड़ी मिलेगी, इसकी वैल्यू थोड़ी तुमको कम मिलने वाली है। ठीक है, तो R माइनस क्यू अगर कर देते हो तो तुमको नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, और आगे जिस चीज़ के लिए हमको मेहनत करनी है वो है बॉन्डिंग पेयर। अब इन्हीं को तुम अगर पेयर्स में अरेंज कर लो तो तुमको क्या करना पड़ेगा, R माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2, R माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2, सिंपल। ठीक है, दो निकाला, दोनों का डिफरेंशिएट किया, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मिले, कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कर रहे हैं, फिर उनको डिवाइड बाय 2 किया तो पेयर्स बन गए, जोड़ियां बन गई। ठीक है, नेक्स्ट नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड नहीं कर रहे हैं, बस उन लोगों के पास एक्स्ट्रा बैठे हुए हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, इसकी वैल्यू हो जाती है 2 टाइम्स ऑफ क्यू माइनस आर। इसको डबल कर दो और इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, अब इसको जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको लोन, और इनकी जोड़ियां बना ली तो उनको क्या बोलना शुरू कर देते हैं हम, लोन पेयर बोलना स्टार्ट करते हैं। तो लोन पेयर का क्या हो जाता है, 2q माइनस आर डिवाइडेड बाय 2, 2q माइनस आर डिवाइडेड बाय 2। इतने फॉर्मूले तुम लोगों को याद रखने हैं। इतने फॉर्मूले लिखने के बाद तुम लोगों को ये पता चल जाएगा कि कितने उसके अंदर बॉन्ड कर रहे हैं और कितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वैसे ही बैठे हुए हैं। बस इतने रूल अगर तुम पकड़ के रखते हो तो सब कुछ आसानी से सॉल्व होता रहेगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो विद एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या बताने की मेहनत में लगा हुआ हूँ। तो मैं पकड़ लेता हूँ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, ये लोग कैसे पोलर, नॉन पोलर, कोवेलेंट बॉन्ड दो टाइप के होते हैं। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में आते हैं, इन लोगों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कांस्टिट्यूएंट की सेम होती है, इसके बारे में भी बात हो जाएगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन मैंने ले लिया। तो हाइड्रोजन को देखना अभी ध्यान से क्या है कि मुझको लगता है कि मैं क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ, टोटल वैलेंसी कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं क्यू फाइंड आउट करने निकला हूँ। क्यू की वैलेंसी क्या है, टोटल वैलेंसी, एक हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, दूसरे हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, प्लस कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, माइनस कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो ये पीछे का पार्ट कंसिडर करने की मुझको जरूरत ही नहीं। तो Q प्लस क्यू आंसर दे रहा है कितना, 2। ठीक है, तो टोटल वैलेंसीज मुझको मिल गई है R। R विल बी, अगर हाइड्रोजन एटम है तो जितने हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स की जगह, चलो मैं थोड़ा सा और इसको ऐसे कर देता हूँ, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ अदर एटम्स, ऐसे भी ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 2, और उनको मल्टीप्लाई कितने से करना रहता है, डुप्लेट से, क्योंकि हाइड्रोजन डुप्लेट से मल्टीप्लाई होकर के अपना सेटिस्फैक्शन लेता है। तो 2 2 जा आंसर कितना दे रहा है, यहाँ पे 4 दे रहा है। ठीक है, मुझको यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पता करने हैं, मुझको पता करना है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बॉन्ड करने वाले। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, R माइनस क्यू कर दूंगा, दैट विल बी 4 माइनस 2, आंसर आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बनाने में लगे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में लगे हुए हैं। बढ़िया। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, बॉन्डिंग पेयर फाइंड आउट करनी, बॉन्ड पेयर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। बॉन्ड पेयर हम लोगों को मालूम है, दैट वाज R माइनस क्यू डिवाइड बाय 2,
दैट विल बी 2 डिवाइड बाय 2, दैट विल बी इक्वल टू 1। तो कितने बॉन्ड की जोड़ियां हैं? सिर्फ एक है, ठीक है। तो बॉन्डिंग पेयर मुझको पता चल गया कितना है, सिर्फ 1, एक बॉन्डिंग पेयर। लोन पेयर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो चेक करूंगा। तो 2 टाइम्स ऑफ Q माइनस R विल बी 2 टाइम्स ऑफ 2 माइनस 4, दैट विल बी इक्वल टू 4 माइनस 4, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो लोन पेयर नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इज 0। तो लोन पेयर जो होता है दैट इज ये वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, वो भी हो जाने वाला है ऑटोमेटिकली 0, ऑब्वियस है, ठीक है। मतलब एक हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, पेयर बना रहे हैं और एक बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। बॉन्ड कितना बन रहा है इसके अंदर, एक। ये बॉन्डिंग पेयर को तुम ऐसे काउंट कर सकते हो, इसको तुम लिख सकते हो नंबर ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्डिंग पेयर की जो भी वैल्यू आएगी वो तुम्हारा क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड होगा, ठीक है। तो बॉन्डिंग पेयर के बीच में क्या है, एक बॉन्ड बना हुआ है, बस यही इसका स्ट्रक्चर है और कुछ भी नहीं, खत्म। इस तरीके से कैलकुलेट करना है, ठीक है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, बहुत सिंपल टाइप के स्ट्रक्चर। इधर भी सेम मैं हरकत करने की कोशिश करता हूँ। नाइट्रोजन को कंसिडर कर लेता हूँ। नाइट्रोजन की वैलेंसी जानता हूँ 5, ठीक है। तो मैं क्यू फाइंड आउट करने निकला हूँ। तो एक नाइट्रोजन की 5, तो इसके अंदर कितने नाइट्रोजन है, 2 है। तो 5 + 5, क्यू का वैल्यू हो गया 10, ठीक है। आर का वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। आर इज, अगर हाइड्रोजन आइटम है तो मल्टीप्लाई बाय 2 और अदर आइटम है तो मल्टीप्लाई बाय 8। तो अदर आइटम कितने हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 8, 8 2 आंसर दे रहा है 16, आंसर दे दिया 8 2 16, वेल एंड गुड। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्डिंग में लगे हुए हैं, दैट विल बी R माइनस क्यू, सो दैट विल बी 16 माइनस 10, आंसर विल कम टू 6। 6 इलेक्ट्रॉन जो है मेहनत में लगे हैं। तो बॉन्डिंग पेयर जिनको हम लोग नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी बोलते हैं, कितने बॉन्ड बने हुए हैं इन लोगों के बीच में, तो दैट विल कम टू 6/2, दैट विल कम टू 3। समझ रहे हो ना, रूल पकड़ के चलना है। 3 नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इज 2 टाइम्स ऑफ Q माइनस R, सो 2 टाइम्स ऑफ 10 माइनस 16, दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 10 हो गया 20 माइनस 16 विल बी इक्वल टू कितना आ रहा है 4। 4 इलेक्ट्रॉन लगे हुए, 4 इलेक्ट्रॉन लगे नॉन बॉन्डिंग में। तो लोन पेयर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, 4 डिवाइड बाय 2। कितनी जोड़ियां हैं इसके अंदर, 2 पेयर्स, 2 जोड़ियां हैं ऐसी जो कुछ भी नहीं कर रही हैं, और 3 इसके भी अंदर क्या बने हुए हैं, बॉन्ड्स बने हुए हैं, ठीक है। तो एक नाइट्रोजन और दूसरे नाइट्रोजन के बीच कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 3 बॉन्ड बने हुए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं, 6। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए हैं। और इसके अंदर लोन पेयर भी है। लोन पेयर है इसका मतलब क्या है, लोन पेयर है मतलब इनके पास एक्स्ट्रा कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्ड नहीं बना रहे, तो वो एक इसकी तरफ और एक इसकी तरफ, सिमेट्री में ही हमको रखना है, ठीक है। समझता है। अब ये सिमेट्री भी मेंटेन करते समय तुमको एक छोटी सी बात है, उधर ही क्यों बना दिया, दोनों नाइट्रोजन पे क्यों नहीं बना दिया, एक ही नाइट्रोजन को क्यों नहीं दे दिया, ऐसे मैंने बनाया, ठीक है। मैं सिर्फ इस नाइट्रोजन कंसिडर करता हूँ। मुझको इसका क्या फिल करना रहेगा, ऑक्टेट फिल, कॉर्नर वाला एटम है, इसका क्या फिल करना है, मुझको ऑक्टेट पूरा करना है, ठीक है। मैं इसका ऑक्टेट पूरा करने में देखूंगा, देखो 1 2 3 4 5 6, और हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स अभी शेष बचे हुए हैं खाली, ठीक है। तो 6 और ये हो गया 7 और ये हो गया 8। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को इसको तुम कंसिडर नहीं करते हो तो ये कितना हो गया, पूरा भर गया, ये नाइट्रोजन हो गया सेटिस्फाई। इधर अभी एक नाइट्रोजन और बैठा हुआ। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, इस वजह से ये वाला पट्टा इसका भी है, तो 2 + 2 + 2, इसको भी कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है, इसको भी 6 मिल रहा है। अभी 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ लगा दिए, 2 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर मैं यहाँ फिट कर दूंगा तो इसको भी 8 मिल गए और इसको भी 8 मिल गए। इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंट्रल एटम का रोना नहीं है, एक अकेला रहता था एलिमेंट वाला केस, सेंट्रल एटम का कोई टेंशन नहीं होता, ठीक है। इस टाइप की प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर 2 ही रहते हैं, तो क्या ही सेंट्रल नहीं, ठीक है, सब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, सब कुछ बढ़िया है इस केस में, कोई टेंशन इसके अंदर होने वाला है, ठीक है। तो ये सॉर्टेड चलता है, इसको मैं रब कर रहा हूँ इस तरफ से क्योंकि ये इसकी जगह नहीं है, ये मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दिया। ऑक्सीजन को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, वैलेंसी चेक करेंगे। एक ऑक्सीजन की वैलेंसी 6, 2 ऑक्सीजन लगे हैं, इसके लिए 6 + 6 कितने हो गए यहाँ पे 12, ठीक है। आर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। हाइड्रोजन एक भी नहीं है, तो 2 × 0, एक भी हाइड्रोजन नहीं है।
और 2 इसके अंदर ऑक्सीजन है, अदर आइटम है बेसिकली, तो ये आंसर हो जाएगा अपना 16। बॉन्डिंग पेयर डायरेक्टली मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, देखो अभी वो हो जाएगा 16 - 12 डिवाइड बाय 2, दैट विल बी 4 डिवाइड बाय 2, दैट विल बी इक्वल टू 2 पेयर्स ऑफ बॉन्ड्स। कितने बॉन्ड बनने वाले हैं इसके अंदर? 2 बॉन्ड बनने वाले हैं, दिख गया है मुझको, 2 बॉन्ड बनने वाले, ठीक है। नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग विल बी 2 टाइम्स ऑफ Q माइनस R, दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 12 माइनस 16। आंसर में जाएगा 24 माइनस 16। आंसर आया कितना? 8। 8 को डिवाइड करूंगा 2 से, कितने बच गए? 4 जोड़ी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हम लोगों को सेटअप करने हैं, 4 जोड़ी इलेक्ट्रॉन इसमें बिठाने हैं, ठीक है। तो रूल क्या बोलता है? ऑक्सीजन ड्रॉ किया, ऑक्सीजन ड्रॉ किया, 4 जोड़ी है, इसका मतलब मेरे पास एक्स्ट्रा शेष कितने बचे हुए हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन हमको सेटल करने हैं, देखते हैं कैसे, ठीक है। कितने पेयर बनने वाले दोनों के बीच में? 2, तो ये बना है 2 पेयर, 2 पेयर का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 4, तो ये इधर 1 2 3 और 4। ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो 4 इधर है, अगर इन 8 में से 4 इसको दे दूं, ऐसे दे दूं इधर इधर और इधर इधर, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। वैसे ही सेम टू सेम इसके साथ भी कहानी, अगर मैं इसको कवर कर लूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कितने पेयर है? 4, 1 2 3 एंड 4 पेयर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम, कुछ कन्फ्यूजन नहीं है, आसानी से हैंडल किया जा सकता है, बड़े प्यार से करते चलोगे होता रहेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, चलेगा। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या कंडीशन है। नेक्स्ट देख लो NH4, हमारे पास क्या बैठा हुआ है? हमारे पास NH4 बैठा हुआ है, अमोनियम का आयन है, प्लस इसके ऊपर कितना चढ़ा हुआ है? +1 का चार्ज चढ़ा हुआ, ठीक है। यहाँ से थोड़ा थोड़ा चैलेंज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे से हम लोग फिर से कहानी वहीं पे जाती है। क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग? सबसे पहले Q फाइंड आउट करने के लिए निकलेंगे। Q के लिए हम लोग को नाइट्रोजन कंसिडर करने की जरूरत है। नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होता है? 5 होता है। हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है? 1 होता है, लेकिन इसके 4 है, प्लस इसके अंदर कोई नेगेटिव चार्ज, माइनस इसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। प्लस इसके अंदर कोई नेगेटिव चार्ज तो है नहीं, तो ये बीच का प्लस जो है वो निकल जाएगा। माइनस इसके अंदर क्या है? +1 का चार्ज है, ठीक है, तो -1, तो 5 + 4 - 1 हटा देता हूँ, ठीक है। तो 5 + 4 हो जाएगा 9, 9 + हो जाएगा 8। तो Q का वैल्यू हमको कितना मिल रहा है? 8 मिल रहा है। Q का वैल्यू हमारा कितना हो गया? 8 हो गया। सिंपल है, बड़ा आसान है यार, क्या है टेंशन है। Q का वैल्यू हमको कितना मिल रहा है? 8 मिल रहा है। अब Q का वैल्यू अगर 8 मिल रहा है तो हम R फाइंड आउट करने निकलेंगे। R की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स, कितने हैं? 4 है, प्लस 8 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ अदर आइटम, कितने हैं? 1 ही है, नाइट्रोजन 1 ही है ना, तो 1 लिखा मैंने। तो 4 2 = 8, 8 + 8 आंसर दे देगा मुझको 16। R का वैल्यू मुझको मिल गया है 16। R का वैल्यू कितना हुआ? 16 दिखता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बॉन्डिंग पेयर निकाल रहा हूँ, जल्दी ही निकालूंगा, वो हो जाएगा R - Q डिवाइड बाई 2। R - Q करूँगा तो कितने बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन लगे हैं वो पता चलेगा। R - Q डिवाइड बाई 2 करूँगा तो उनकी जोड़ियाँ पता चलेगी। 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाई 2 कर दूंगा, 4 पेयर बन जाएंगे, ठीक है। वैसे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे में 8 डिवाइड बाई 2 ऑटोमेटिकली 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, दोनों सेंस बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाने वाला है? 16 - 8 डिवाइड बाई 2, दैट विल बी 8 डिवाइड बाई 2, दैट विल बी इक्वल टू 4 बॉन्ड पेयर्स या फिर बॉन्डिंग पेयर्स, ठीक है। कितने बॉन्डिंग पेयर बन गए हमारे पास? 4 बन गए। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे लोन पेयर्स के लिए। तो लोन पेयर्स की कहानी देखो, लोन पेयर्स के लिए हमको करना पड़ता है 2 टाइम्स ऑफ Q माइनस R डिवाइड बाई 2। 2 टाइम्स ऑफ Q माइनस R, ये हमको ज़्यादा यूज़ में आता है, पर ठीक है फिर भी करते चलेंगे। तो 2 टाइम्स ऑफ Q, Q कितना है हमारा? 8, माइनस R, R कितना मिला हमको? 16, डिवाइडेड बाय कितना? 2। 2 टाइम्स ऑफ 8 मतलब हो जाएगा 16 - 16 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ जाएगा 0। लोन पेयर तो भाई साहब एक भी नहीं है, लोन पेयर इसके अंदर एक भी है नहीं, कोई टेंशन नहीं। चलो, तो नाइट्रोजन, ऑब्वियसली हाइड्रोजन को हम सेंट्रल एटम नहीं ले सकते। हमारा रूल क्या बोलता है? हमारा रूल हमको बोलता था कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन को सेंट्रल एटम नहीं लेना है। इसका मतलब है कि मुझको क्या करना पड़ेगा? अभी मुझको इसी को सेंट्रल एटम कंसिडर करना पड़ेगा, नाइट्रोजन को। एक H इधर बैठा हुआ है, एक हाइड्रोजन इधर बैठा हुआ है, 3, और ये हो गए टोटल कितने? 4 हाइड्रोजन इसके अंदर हो गए। कितने बॉन्ड पेयर बनाए हमने? 4। किसी के ऊपर कोई लोन नहीं है, किसी के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, सब कुछ सॉर्टेड है, क्लियर है, कोई तकलीफ, सॉर्टेड है। बहुत सिंपल है, NH4+ का कोई भी तकलीफ इसके अंदर तुमको होना नहीं चाहिए।
अब बस यहाँ पे से तुमको एक छोटी सी कंडीशन और समझना है, ठीक है। एक बात को हमको और कंसिडर करके चलना है यहाँ पे, उसको बोला जाता है फॉर्मल चार्ज। जब भी तुम लुईस स्ट्रक्चर बना रहे हो तो फॉर्मल चार्ज को भी तुमको कंसिडर करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर चार्ज कितना है, 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 ये चार्ज तुमको क्या करने रहेंगे, पता करने रहेंगे, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या बन जाता है, फॉर्मल चार्ज का पता करने का तरीका हो जाता है बैलेंस ही देखना रहता है माइनस लोन पेयर देखना रहता है माइनस बॉन्ड पेयर डिवाइडेड बाय तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है, ठीक है। अब मैं इस नाइट्रोजन को टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नाइट्रोजन के ऊपर मैं चेक करूंगा कि इसका फॉर्मल चार्ज कितना है, इस नाइट्रोजन का, ठीक है। अगल बगल जो हाइड्रोजन बैठे हैं उनका नहीं, सेंटर में जो नाइट्रोजन बैठा हुआ है उसके ऊपर कितने का चार्ज लगा हुआ है वो चार्ज चेक करने की कोशिश करें। वैलेंसी, जब तुम इसके अंदर नाइट्रोजन की बात कर रहे हो तो नाइट्रोजन की वैलेंसी तुमको मिल जाती है 5 माइनस लोन पेयर, इसके ऊपर मेरे को एक भी नहीं दिखते, तो माइनस बॉन्ड इसने कितने बना के रखे हुए हैं, 4 बना के रखे हैं। मतलब या तो तुम 4 बॉन्ड लिख लो या तो ऐसा लिख लो कि 8 इलेक्ट्रॉन है और 2 से उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे तुमको वैल्यू क्या मिल जाने वाली है, 5 माइनस 4, आंसर आ रहा है +1। तो इसके ऊपर चार्ज कितने का लगा हुआ है, +1 का चार्ज लगा हुआ। कितने का चार्ज लगा हुआ, +1 का चार्ज लगा हुआ, ठीक है। अब मैं क्या करने की कोशिश करता हूँ, फिर से फॉर्मूले को देखते चलो, ठीक है। वैलेंसी, हाइड्रोजन को मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, हाइड्रोजन ये वाला, इस वाले हाइड्रोजन को मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका मैं फॉर्मल चार्ज निकालो, इसकी वैलेंसी कितनी है 1, लोन पेयर इसके ऊपर एक भी नहीं है यार, 0 है, ठीक है। माइनस बॉन्ड इसने कितने 2 इलेक्ट्रॉन लगा के बनाए हुए हैं, एक ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसने एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यूज करके 2, तो 2/2 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1, आंसर दे दे रहा है मुझको 0। तो इसके ऊपर चार्ज है 0, सेम टू सेम कंडीशन इसकी भी है 0, ये भी 0, ये भी 0, चारों तरफ एक एक ही बॉन्ड बना हुआ है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन से ही बॉन्ड करा, उसको भी लाओगे वैलेंसी 1 लिखोगे, उसके ऊपर भी कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है। तो मेरा पूरा का पूरा आयन जो तुम देखने की कोशिश करते हो अमोनियम आयन को ध्यान से देखना, ठीक है। इसके ऊपर 0 + 0 + 0 + 0, बीच में किसका चार्ज है, +1 का चार्ज है। तो सेंट्रल एटम, यहाँ पे तुमको रूल समझना पड़ेगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम सेंट्रल एटम जो होता है हमारा, उस सेंट्रल एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग जाता है और नेगेटिव चार्ज जो है हमारा कॉर्नर एटम के ऊपर लगता है। कॉर्नर एटम के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज लग जाता है। हम लोग इसको प्रूफ करते चलेंगे, इसका कोई टेंशन है नहीं, तो कोई तकलीफ अभी आप लोगों को इसके अंदर होने नहीं वाली है, ठीक है। तो मैं ये पार्ट क्या कर दे रहा हूँ, रब कर दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम है। अब नाइट्रोजन को ध्यान से देखने की कोशिश करना है कि नाइट्रोजन ने बॉन्ड कितने बनाए हुए हैं, 4 बॉन्ड बना लिए हैं। कितने बॉन्ड बनाए, 4, तो इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई है, 4 हो गई है। अगर तो हम पीछे सरक के देखने की कोशिश करें तो नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए और 4 होनी चाहिए, पर कहाँ जंप मारा उसने, 4 पे जंप मारा, 4 लेने की कोशिश की है। 3 भी कर सकता है और 4 भी कर सकता है, जरूरत पड़ने पे 3 कर लेगा, जरूरत पड़ने पे कितनी कर लेगा, 4 कर लेगा, ठीक है। ये कोवैलेंसी अभी आगे आके बहुत बवंडर मचाने वाली है, और ये हमारा जो तरीका भी है सॉल्व करने का, ये भी फेल होएगा एक पॉइंट पे। हमको कोवैलेंसी चेक करते चलना है, मैक्सिमम कोवैलेंसी लिया या नहीं लिया उसने, ठीक है, वो भी अवेलेबिलिटी के हिसाब से। चलो कोई बात नहीं, समझ में आएगा धीरे। NO3 -1 की तरफ भागने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्यू की वैल्यू मैं निकला हुआ हूँ, मुझको ये चेक करना पड़ेगा कि वैलेंसी कितनी कितनी है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का वैलेंसी मुझको मिलेगा 5, ऑक्सीजन का वैलेंसी मुझको मिलेगा 6, और उसके हिसाब से मुझको कैलकुलेशन करना है। तो नाइट्रोजन का वैलेंसी देख लो, नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना है 5, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है 6 के इसके अंदर 3 है, नेगेटिव चार्ज 1 है, तो मैं इसके अंदर +1 करूँगा। हमेशा नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और है। जब भी किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज चढ़ा हुआ है, इसका मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन और है। हम बैलेंसी काउंट कर रहे हैं, हम ये खुद देख रहे हैं कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और है। इसके लिए हम इधर क्या करते हैं, +1 करते हैं। अगर वहाँ पे +1 का चार्ज लगा हुआ है, इसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, तो ये जो भी गिनती आ रही है उसमें से एक क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो जब भी पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है तो -1 करो, नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है तो +1 करो। सिंपल है यार, मतलब कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 6 3 से यहाँ पे हो जा रहा है 18 +1, आंसर कितना दे देगा, 18 + 1 19, आंसर दे रहा है मुझको 24। क्यू की वैल्यू मेरी हो जा रही है 24। आर की वैल्यू मैं निकालने निकलूंगा, आर की वैल्यू मेरी हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स, हाइड्रोजन आइटम एक भी नहीं है तो कुछ कंसिडर करूंगा, और 8 टाइम्स ऑफ अदर आइटम्स। अदर आइटम कितने, 3 ऑक्सीजन के हैं और एक नाइट्रोजन का है, तो अदर आइटम कितने हैं, 4। तो आंसर इसका हो जाने वाला है 32। 8 4 आंसर दे रहा है 32। मैं नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स निकालने की कोशिश करूंगा, तो दैट विल बी R - Q, दैट विल गिव मी द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और उसको डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो बॉन्ड पेयर दे देगा मुझको। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 32
-24 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बच रहा है मेरे पास, 6 2 8 डिवाइड बाय 2। कितने बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे, 4 पेयर्स बन रहे हैं, 4 पेयर यहाँ पे बन रहे हैं। ये फॉर्मूला रिलायबल भी है, नॉन रिलायबल भी है। अभी रिलायबिलिटी बहुत मस्त दिखाने वाला है इस वाले केस में, नेक्स्ट वाले केस में लफड़ा करने वाला है, देख लेना कैसे। ठीक है, अब यहाँ पे लोन पेयर फाइंड आउट करने निकलो। लोन पेयर विल बी 2 टाइम्स ऑफ क्यू माइनस आर डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ क्यू का वैल्यू हो जाता है 24 माइनस आर का वैल्यू है 32 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी 8 एंड 4 48 32 डिवाइड बाय 2। ठीक है, 8 8 यहाँ पे हो जा रहा है 16 डिवाइड बाय 2। तो इसका मतलब है कि समझ लेना है हमको कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 16 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। कितने पेयर्स में, 8 पेयर्स में। टोटल जोड़ियाँ कितनी दिखाई देंगी, 8 जोड़ियाँ इस केस में दिखाई देने वाली है। सिंपल है, 8 जोड़ियाँ इस केस में दिखाई देने वाली है। अब मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर उसको शिफ्ट करके वहाँ लेकर के जाऊँगा। ठीक है, तो एक नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हमको क्या बताया उसने, उसने एक बात बताई है कि ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की कहानी तुम लिख रहे हो, इसके अंदर 3 पेयर नहीं है, इसके अंदर टोटल कितनी जोड़ियां हैं, 4 पेयर है। तो कहीं ना कहीं एक ऑक्सीजन क्या कर रहा है, एक डबल बॉन्ड बना रहा है। फिर से मैं यहाँ पे तुम लोग बताने की कोशिश में लगा हुआ हूँ कि नाइट्रोजन 3 भी कर सकता था और नाइट्रोजन 4 भी कर सकता था, पर नाइट्रोजन ने यहाँ पे देखो क्या हरकत की। नाइट्रोजन ने यहाँ पर हम लोगों के साथ स्कैम कर दिया है। नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड ले लिए हैं यहाँ पे, 4 बॉन्ड ले लिए हैं। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड भी ले सकता था, एक ऑक्सीजन से, एक ऑक्सीजन से और इस ऑक्सीजन, पर नाइट्रोजन ने यहाँ पे 4 बॉन्ड लिए। 4 बॉन्ड लेने की वजह, नाइट्रोजन अब से मैक्सिमम कोवैलेंसी पे रहना चाहता है। मैक्सिमम कोवैलेंसी पे रहते समय वो मैक्सिमम बॉन्ड बनाता है। मैक्सिमम बॉन्ड बनाता है क्योंकि उसको मैक्सिमम स्टेबिलिटी की जरूरत है। सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए, सिंपल है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको समझ में आ गया कि 4 बॉन्ड हम लोगों ने इसके अंदर बना लिए। अब हमको शुरू करना है कॉर्नर वाले एटम से। ठीक है, कॉर्नर वाले एटम का हमारा पेट भरना शुरू होगा। इस ऑक्सीजन को कंसिडर करूँ तो इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 हैं, तो इसको कितने की ज़रूरत है, और 6 की ज़रूरत है। तो ये मैंने इसको 6 दे दिया, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 इलेक्ट्रॉन मैंने इसको दे दिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले इसका भी वही हाल है, इसने इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग की वजह से इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इसका और एक नाइट्रोजन से लिया हुआ उधार। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, इसको 6 इलेक्ट्रॉन मिल गए, ये बन गया इसका लोन पेयर। तो 3 जोड़ियाँ यहाँ चली गई, 3 जोड़ियाँ यहाँ चली गई, टोटल हमारे पास 2 और बचे हुए। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन को देखने की कोशिश करो, इसने क्या किया, 1 2 3 और 4, 4 इसने पहले से बना के रखे हुए हैं, 4 इसने पहले से बना के रखे हैं, तो इसको और 4 की जरूरत है, 1 2 3 और 4, और इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। टोटल हमको कितने पेयर्स की जरूरत है, 8 पेयर्स की। तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर लग गए और सिस्टम हमारा कैसा हो गया है, स्टेबल हो चुका है। ठीक है, तो बड़ी आसानी से यहाँ पे नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना लिए हैं, 4 बॉन्ड बना लिए हैं। बनाना कितना चाहिए था, 3 ही बनाना चाहिए था, फिर भी क्यों बनाया 4, क्योंकि वो अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी पे जाना चाहता है। ठीक है, ये कहानी मैंने तुम लोग बता दी। नेक्स्ट तुम लोगों को इसके अंदर क्या करना है, ऊपर से क्या फाइंड आउट करना होगा, फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करना होगा। फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ मैं इस ऑक्सीजन में। उसके लिए मुझको क्या ध्यान देना पड़ेगा, सिर्फ इसकी वैलेंसी पे ध्यान देना पड़ेगा, माइनस इसके अंदर जितने लोन इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं, माइनस इसके अंदर जितने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं, डिवाइडेड बाय 2। लोन इलेक्ट्रॉन्स की गिनती काउंट करो, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की गिनती काउंट करो, और उसको सबको तुमको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है 2 से। वैलेंसी इसकी फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ, वैलेंसी इसकी है 6, माइनस लोन इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने बैठे हुए हैं, 6 ही बैठे हुए हैं, माइनस बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं, डिवाइड बाय 2। 6 6 को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, -1 इसका आंसर है, तो इसके ऊपर कितने का चार्ज चढ़ा हुआ है, -1 का चार्ज चढ़ा हुआ है। ठीक है, ये पार्ट क्या हो जाएगा, इरेज कर देता हूँ नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, ये फाइंड आउट कर, इसमें सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके ऊपर भी जो चार्ज चढ़ा हुआ है वो कितना है, -1 का, इसके ऊपर जो चार्ज चढ़ा हुआ है वो -1 का चार्ज चढ़ा हुआ है। ठीक है, मैं दिख नहीं रहा हूँ तुम लोगों को, समझो, आवाज़ तो सुनाई दे ही रही। फिर से इसका फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ, वैलेंसी इसकी चेक करने की कोशिश करो। वैलेंसी इसकी फिर से कितनी है, ऑक्सीजन है तो 6 ही है, लोन पेयर इसके ऊपर कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिखूंगा 4। बॉन्ड इसने कितने लोगों से बनाया हुआ है, बॉन्डिंग में कितने इन्वॉल्व हैं, 4 इन्वॉल्व हैं, डिवाइड बाय कितना कर दूंगा, 2। यहाँ पे 6 - 4 आंसर दे देगा 2, -2 है, 2 आंसर हो जाएगा 0। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज चढ़ा हुआ है 0 का। ठीक है, ये भी मैंने फाइंड आउट कर लिया। चार्ज को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है, और स्टेबल रहने के लिए हम लोगों को अभी रेजोनेंस वाली कहानी आ जाएगी बीच में, उसके लिए ध्यान देना पड़ेगा। रेजोनेंस वगैरह समझेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन की हमको वैलेंसी पता है कितनी होती है, 5 होती है, माइनस लोन पेयर इसके ऊपर मुझको दिखाई नहीं दे रहा एक भी, 0, माइनस बॉन्डिंग इसके ऊपर दिख रही 1 2 3 4 5 6 7 8, डिवाइड बाय कितने जा रहा है वो 2।
आंसर देगा मुझको 4, तो यहाँ पे हो रहा है 5 - 4, आंसर मुझको मिल रहा है 1, वो भी कैसा है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पॉजिटिव 1 का चार्ज चढ़ा दिया। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे से हटा रहा हूँ। अब ये मुझको पता चल गया है कि सबके ऊपर चार्ज कितना कितना है। अब चार्जेस को देख लो, इधर -1 का चार्ज है, इधर -1 का चार्ज है और इधर +1 का चार्ज। +1 का चार्ज -1 के चार्ज को क्या कर लेगा, कैंसिल आउट कर देगा। रिजल्टेंट चार्ज मेरे पास -1 का बचा हुआ है और ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे -1 का ही चार्ज है। ठीक है, तो हमारे सिस्टम के ऊपर भी उतना ही चार्ज है, हमने जो कैलकुलेट किया वो भी मैच करता है। ठीक है, सॉर्टेड। तो अब क्या करें, जगह तो बहुत खाली, चलो तो उसमें कुछ जुगाड़ तो लगा ही लेंगे। सही, थोड़ा छोटा कर देता हूँ और ये गया यहाँ पे, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, सेम टू सेम हम लोग किसका बनाने की कोशिश करेंगे, अभी NO2-1 का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए भी मैं क्या फाइंड आउट करने निकलूंगा, मैं Q फाइंड आउट करने निकलूंगा। Q विल बी इक्वल टू नाइट्रोजन है फिर से 5, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, मल्टीप्लाई करूंगा 6 से, -1 का चार्ज है, +1 करने वाला हूँ, 6 × 12, 12 + 13, 13 + 5, आंसर दे दे रहा है मुझको 18 दे दिया मुझको इसका आंसर। R की वैल्यू फाइंड आउट करने निकलूंगा, R विल बी 2 + 1 3, 3 टाइम्स ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन्स है अलग, इसके लिए आंसर दे रहा है मुझको 24। यहाँ पे मुझको करना पड़ेगा 24 - 18 डिवाइड बाई 2, 24 - 18 विल बी 6 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ जा रहा है मेरा टोटल 3। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्डिंग पेयर कितने लगे हुए हैं, 3 जोड़ियाँ लगे हुए हैं। ठीक है, लोन पेयर का कैलकुलेशन करने निकलूंगा अभी मैं। लोन पेयर में क्या बता रहा है कि मुझको क्या करना पड़ेगा, मुझको 2 टाइम्स ऑफ Q - R डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो 2 टाइम्स ऑफ 18 विल बी 36 - 24 डिवाइडेड बाय 2, 36 - 12 डिवाइडेड बाय 2, आंसर विल बी इक्वल टू 6 पेयर्स। कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर्स यहाँ पे बन रहे हैं, 6 लोन पेयर बन रहे हैं। नाइट्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, एक नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन इधर। इसने मेरे को बोला 3 जोड़ी है, तो 3 पेयर बन रहे हैं, 2 बॉन्ड नहीं है, 3 बॉन्डिंग पेयर है। तो यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। इसको फुलफिल करने की कोशिश करें, इसको फुलफिल होने के लिए और 4 की ज़रूरत है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इसको फुलफिल होने के लिए कितने की ज़रूरत है, 6 की ज़रूरत है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, और इसके ऊपर भी अब एक लोन पेयर बैठेगा, क्योंकि 2 2 4 2 6, और इसको भी फिल होने के लिए अब कितने की ज़रूरत है, 8 की ज़रूरत है। तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, कितने पेयर्स बन रहे हैं टोटल, 6 पेयर यहाँ पर बन रहे हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NO2-1। फॉर्मल चार्ज फिर से आप कैलकुलेट करने निकलोगे, रूल वही आपको फॉलो करना है और कैलकुलेशन लगानी है, बहुत सिंपल है, बेस्ट इन क्लास। कोई टेंशन, एकदम स्मूथली समझ के लेना है, कोई टेंशन लेना नहीं। तो ये नाइट्रोजन से रिलेटेड जो कुछ भी था वो इस कंटेंट में आके बैठ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमको जिसके साथ डील करना है वो सल्फर है। सल्फर परेशान कर देगा। ठीक है, कैसे परेशान करने वाला है देखने की कोशिश करते हैं। अब चलो कोई बात नहीं, क्यू फाइंड आउट करने निकलेंगे। क्यू विल बी इक्वल टू सल्फर, सल्फर की वैलेंसी कितनी है, 6, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 6, 6 6 के इसके अंदर कितने हैं, 3 है, -2 का चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या करने पड़ेंगे, ऐड कर देंगे। 6 3 18 + 6 24 25 26, इसके अंदर क्यू का वैल्यू मुझको मिल रहा है 26। आर का वैल्यू मैं फाइंड आउट करने जाऊँगा, तो 8 टाइम्स ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर, 4, हाइड्रोजन के अलावा 3 इसके और 1 इसके, 4, 8 4 का आंसर मुझको मिल रहा है 32। टोटल मैं बॉन्डिंग पेयर्स फाइंड आउट करने निकलूंगा, तो दैट विल बी 32, बेसिकली दैट विल बी इक्वल टू R - Q डिवाइड बाय 2, सो इट विल बी 32 - 26 डिवाइड बाय 2, सो इट विल बी 4 इधर और उधर 6 डिवाइड बाय 2, आंसर कितना आ रहा है मेरे पास 3 पेयर्स। यहाँ से गड़बड़ होने वाली है, ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया है, 3 पेयर्स, वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, लोन पेयर निकालने की कोशिश करूंगा मैं। लोन पेयर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ Q - R, so that will be equal to, that should be divided by 2, so 2 times of 26 minus 32 divided by 2, that will be equal to 52 divided by 2, so that will be 52 minus 32 will be 20, 20 divided by 2, आंसर आ जाएगा 10। 10 जोड़ी इलेक्ट्रॉन हम लोगों को बांटने हैं सब में। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कितना होना चाहिए, 10 पेयर्स का यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, SO3 - 2, SO3 मतलब सल्फर, O3 मतलब 3 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन, SO
3। चार्ज इसके ऊपर -2 का है, फॉर्मल चार्ज से उसको क्या किया जा सकता है, आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है। टोटल इसने हमको बताया बॉन्ड कितने बनाने हैं, 3 बनाने हैं, और सबको सेटिस्फाई कर दो। तो अगर एक ही बॉन्ड बनाता है तो 6 की ज़रूरत होती है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गया। अगर हमको रूल फॉलो करना है तो रूल फॉलो करने के हिसाब से ये आंसर करेक्ट है, ये आंसर करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। लेकिन ये मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं है, उसका एक रीज़न है, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि सल्फर ने इधर बॉन्ड कितने बनाए हैं, सल्फर ने यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, ध्यान से देखिए। तो सल्फर की यहाँ पे कोवैलेंसी कितनी हो गई, यहाँ पे सल्फर की कोवैलेंसी हो गई 3। अब पीछे चलते हैं, थोड़ा सा कहानी बताने की कोशिश करो। सल्फर की कभी कोवैलेंसी 3 थी ही नहीं। सल्फर की नियरेस्ट कोवैलेंसी जो इस केस में तुमको मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 4 मिलेगी। 6 लेने के लिए तो और भी इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ने वाली है, पर 4 उसके लिए सबसे ईजी होगा इंटरेक्शन और सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए। 4 नियरेस्ट है जिस वैल्यू के हम हैं, तो 3 तो ये लेने नहीं वाला। तो यहाँ पे ये एक्सेप्शनल हरकत करता है, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन तोड़ के यहाँ पे एक बॉन्ड और बना लेता है, रूल को क्या कर देता है, तोड़ कर देता है। मैंने बोला सेंट्रल एटम जो है अपना ऑक्टेट जो है तोड़ देंगे, अपना ऑक्टेट क्या कर देंगे, तोड़ देंगे, उसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भर लेंगे और ज़्यादा भर के अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। इसने क्या किया, इसने अपनी कोवैलेंसी अटेन करने के लिए एक्स्ट्रा उससे इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए हैं, खींच लिए हैं। ठीक है, इतना होने के बाद अब हमको फुल करना चालू करना है। समझ में आ गया होगा मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को। 3 हमारा रूल बोल रहा था उसको करने के लिए, पर 3 उसकी कोवैलेंसी नहीं होती। उसकी नियरेस्ट सेटिस्फैक्ट्री कोवैलेंसी कितनी है, 4। तो 3 से जंप मार के चले जाएगा 4। 6 पे क्यों नहीं जा रहा, स्टेबिलिटी इश्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा भी बॉन्ड नहीं खींच के बना सकता वो। ठीक है, इस वजह से नियरेस्ट कितने पे जाएगा, वो इतने पे ही जाएगा। ठीक है, हम लोग कितना देखना है, 10 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने थे। समझो जब इसने बॉन्ड नहीं बनाया था, जब इसने बॉन्ड नहीं बनाया था तो पेयर्स चेक कर लेते थे, 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 3 6 7 8 9। इसका मतलब इसके ऊपर एक लोन पेयर भी था। ठीक है, एक सल्फर है, फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। इसको तुम दे दोगे 6 तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसको तुम दे दोगे 6 तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसको दे दोगे 6 तो इसका कंप्लीट हो जाएगा। 3 + 3 + 3 कितना हो गया, 9। एक अभी और बचा हुआ है, तो एक किसके पास लोन पेयर बचा हुआ है, सल्फर के पास बचा हुआ। तो टोटल लोन पेयर्स की गिनती हमारी कितनी हो गई, 10 हो गई। ठीक है, उसके अंदर भी भाई साहब ने इसको तोड़ के अपनी इलेक्ट्रोवैलेंसी कोवैलेंसी जो है वो कितनी कर ली, 4 कर ली है। ठीक है, तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर है, ये तुम्हारा मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर है। वो भी क्यों, क्योंकि हमारा रूल उसको 3 बनाने बोल रहा है, अपनी कोवैलेंसी को 3 मेंटेन करने बोल रहा है, पर 3 तो वो मेंटेन कर ही नहीं सकता। उसकी वैलेंसी 2 4 या फिर सीधा 6। वो कैसे कंपाउंड बनाता है, ऐसे बनाता है। पहला वो बनाता है H2S जहाँ पे वो 2 बॉन्ड बनाते रहता है, फिर वो SF4 बनाता है जहाँ पे वो 4 बॉन्ड बनाते रहता है, फिर वो बनाता है SF6 बनाता है जहाँ पे वो 6 बॉन्ड बनाने लगता है। उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 4 और 6 होती है। उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी उसकी कोवैलेंसी कितनी होती है, 2 4 और 6 होती है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा है वो, कितने ले रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मिल रहा है उसको टोटल 6 का मिल रहा है। ठीक है, समझ में आता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि हम इसको बोल रहे थे कि SF3 बना दे भाई, SF3 ये कभी बना ही नहीं सकता। इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। इस वजह से इसने क्या कर लिया, 3 ही थे तो इसी के भाई साहब का एक इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर लिया, खींच लिया। काउंट करने की कोशिश करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। टोटल सरफेस के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। ऑक्टेट रूल बोलता है कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। भाई साहब ने कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं। 8 की जगह पे 10 10 इलेक्ट्रॉन लेकर पूरा ऑक्टेट रूल की ऐसी कर दी है। समझता है, सिंपल है। चलो SO4 2 माइनस फाइंड आउट करनी। अब इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज तो नहीं निकालना पड़ेगा, कर सकते हो, फॉर्मल चार्ज तो फाइंड आउट कर लोगे। इसके अंदर करके दिखाता हूँ। ठीक है, क्यों फाइंड आउट करने निकला हूँ, क्यों मुझको बताता है। 6 सल्फर का है, 6 ही ऑक्सीजन का है, 4 ऑक्सीजन लगे हैं, -2 लगा दूंगा। 6 4 24 + 6 30 30 -2 आंसर दे देगा 28। आर की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। आर की वैल्यू विल बी 8 टाइम्स ऑफ, कितने हैं टोटल, 4 + 1 5 हो गए। 8 5 आंसर दे रहा है मुझको 40। बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स अगर मुझको निकालने हैं तो आई शुड डू 40 - 28 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी 12 डिवाइडेड बाय 2। सो आंसर विल बी नियरली इक्वल टू 6। टोटल बॉन्ड इसके अंदर कितने बनने चाहिए, 6 बॉन्ड बनने चाहिए। बॉन्डिंग पेयर 6 बनने चाहिए, सही बात है। सल्फर है, 6 बनाएगा, कोई टेंशन नहीं। ये बोल रहा था बॉन्ड 3 बनाओ, सल्फर बोलता है 3 बनाऊंगा ही नहीं, कितने बनाऊंगा, 4 बनाऊंगा।
समझता है। लोन पेयर यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। लोन पेयर यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ क्यू माइनस आर डिवाइडेड बाय 2, सो दैट विल बी इक्वल टू 28। आंसर दे देगा 56 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी 16 इलेक्ट्रॉन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज 2 का जोड़ी, तो टोटल पेयर्स विल बी इक्वल टू 8 पेयर्स। 8 जोड़ियाँ हम लोगों को इस केस में बनानी है स्ट्रक्चर को लगाओ, ठीक। तो एक सल्फर है, इसको चारों तरफ से ऑक्सीजन ने घेरा हुआ है, 4 ऑक्सीजन है, ठीक है, चारों तरफ से ऑक्सीजन ने घेरा हुआ। पर इसने हमको क्या बोला, इसने हमको बोला कि कितने टोटल बॉन्ड बनाने हम लोग, इसके हिसाब से हमको टोटल बॉन्ड बनाने 6। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ पे लग रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ पे लग रहा है। और सल्फर का पेट भरा हुआ है क्या, बड़ी बात, सल्फर ने 6 बॉन्ड बनाया है क्या, हाँ बनाया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्स्ट्रा खींच खांच कोई भी मचाएगा नहीं। वही सबसे एक्सेप्शनल केस था SO32 माइनस, उसको ध्यान में रखना है सिर्फ तुम लोगों को, ठीक है, वही एक एक्सेप्शनल केस है। बाकी हर जगह फॉर्मूला अपना बढ़िया तरीके से काम करता है, अच्छी जगहों पर काम करते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या कर लिया है, 2 बॉन्ड बना लिया। अब डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, 8 जोड़ियाँ हैं, 8 जोड़ियाँ हैं, तो इनको तो 3 जोड़ी की इसको जरूरत है, 3 जोड़ी की इसको जरूरत है, 2 की इसको जरूरत है, लोन पेयर का डिस्ट्रीब्यूशन लगा दो, ऑटोमेटिकली सारा का सारा काम तुम्हारा सेटल हो जाने वाला है। SO42 माइनस कैलकुलेट करोगे, इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर हमारा फर्स्ट केस है जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैसे काम चलता है। नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर सब कुछ नहीं बता पाया, लुईस स्ट्रक्चर जो है हमको शेप के बारे में नहीं बता पाया। किसके बारे में बताया हम लोगों को, स्ट्रक्चर के बारे में बताया, पर ऑर्बिटल्स का शेप कैसा है इस शेप के बारे में हमको नहीं बता पाया। और भी ऐसे बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे लुईस के स्ट्रक्चर में। थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। कोर में जो जानना जरूरी है वो ये है, SO32 माइनस को हमेशा ध्यान में रखना। फॉर्मूला कुछ और करने बोलेगा पर भाई साहब कुछ और कांड कर जाएंगे समझते हो। हमेशा इसके अंदर सॉल्व करते समय याद रखना है कि सेंट्रल आइटम पे ये भी ध्यान देना है कि उसने अपनी इलेक्ट्रोवैलेंसी अटेन कर ली नहीं कर ली। जैसा पीछे नाइट्रोजन वाले केस में तुमको देखना है कि भाई साहब 4 पे पहुंच गए नहीं पहुंच गए, तो उनको 4 तो चाहिए, 4 बॉन्डिंग पेयर बना रहे, 4 बॉन्डिंग पेयर बना रहे। देखो यहाँ पे भी बॉन्डिंग पेयर देखो, यहाँ पे 3 बना रहा है, ऑब्वियस है 3 और 4 मेंटेन कर सकता है, 3 अपनी इलेक्ट्रोवैलेंसी मेंटेन कर सकता है, 4 2 करने बोलोगे उसको तो खींचेगा सामने वाले के पास अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो। अगर इसको बोला होता था कि 2 ही बना तो इसका एक खींच लेगा, वो तुरंत बोलेगा ना 2 तो नहीं बनाएंगे भाई, 3 बनाएंगे तो 4 बनाएंगे, ठीक है। सेम टू सेम सल्फर के साथ भी वही कहानी है, सल्फर भी वही हरकत करता है, सल्फर भी अपने को बोलता है। तो ऐसे ही PCl3 PCl5 भी तुम लोग बना के ट्राई कर सकते हो, फॉस्फेट ग्रुप का भी बना सकते हो। इजी है यार, कुछ मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से, थोड़ी मेहनत करोगे तो सब समझ में आना शुरू हो जाएगा। सॉर्टेड है, सारे रूल्स तुम लोगों के सामने रखे हुए हैं, फॉर्मूला तुम्हारे सामने रखा हुआ है, फॉर्मूला सॉल्व हो रहा है। तो भी जब तुम बॉन्ड पेयर की काउंट ले रहे हो तो यहाँ पे ध्यान दो कि ये जो गिनती बोल रहा है और हमारा सल्फर जो इलेक्ट्रोवैलेंसी लेना चाहता है वो मिलती जुलती है कि नहीं। ये बोलता है 3, सल्फर बोलता है नहीं 3 नहीं कितना 4, तो इस वजह से वो क्या कर लेता है 4 बनाता है। वो वाला स्ट्रक्चर इरेज कर दिया क्या मैंने, क्या कर लेता है टोटल 4 प्रोड्यूस कर लेता है, ठीक है। टोटल कितना बना लेता है 4 बना लेता है। चार्जेस चेक करोगे, चार्जेस तुमको सेम ही आएंगे। सोचोगे कि 6 ले लो, इससे और ले लो, इससे और ले लो, तो 6 भी बनाता है, 6 ले लो, 6 दूर है, 3 हम उसको करने बोल रहे थे। फॉर्मूला उसको 3 स्टेबिलिटी बता रहा था, फॉर्मूले का फ्रेमवर्क होता है ना, कुछ सोच समझ के बनाया हुआ, उसकी स्टेबिलिटी 3 पे बना रहा था, उसको इलेक्ट्रोवैलेंसी चाहिए थी 4, तो एक आधा का कॉम्प्रोमाइज मोस्ट स्टेबिलिटी पे ला लें। 6 ले जाने के अंदर बहुत एनर्जी यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगी और ना कुछ स्टेबिलिटी प्रोड्यूस होगी, तो 6 को नहीं जा सकता। मोस्ट अप्रोप्रिएट इसके अंदर कौन है 4 बॉन्ड्स वाला, ठीक है। तो बॉन्ड जब भी बनेंगे तो बॉन्ड्स पे चेक करो कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो बन रहे हैं वो हमारे सेंट्रल एटम को पड़ता है कि नहीं पड़ता है। 6 चलेगा, चलेगा, 3 चलेगा, नहीं चलेगा, 4 करेंगे। पीछे चलते हैं, टोटल पूछता है कितना, 3 बनाएगा, बोलता है बनाएगा, 4 बनाएगा, बनाएगा, 4 बनाएगा, बनाएगा, कोई टेंशन, साधारण सी बात है। सो दिस इज ऑल अबाउट लुईस डॉट स्ट्रक्चर। फोकस करो, मेहनत करो, आगे बढ़ते रहो। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, तब तक के लिए हैव फन, बाय बाय।